तो चलिए शुरू करते हैं चरक संहिता के कल्प स्थान के छठे अध्याय यानी कृतवेधन कल्प का एक बेहद डीप और एग्जाम सेंट्रिक एनालिसिस। BAMS फाइनल ईयर के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये टॉपिक लिटरली एक गेम चेंजर है। हमारा टारगेट एकदम क्लियर है। इस अध्याय के हर एक कंसेप्ट, हर एक योग और इम्पोर्टेंट श्लोकों को इस तरह से डिकोड करना कि कोई भी जरूरी पॉइंट छूटने ना पाए। इस कल्पस्थान के सभी 60 योगों को पूरी तरह से समझना और याद रखना बिल्कुल क्रूशियल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से एक-एक करके सभी चीजों को गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले हम कृतवेधन के बेसिक फंडामेंटल समझेंगे, फिर इसके प्रमुख योग यानी मेजर फॉर्मुलेशंस, उसके बाद कुछ विशेष औषधीय निर्माण, फिर सभी 60 योगों का एक सॉलिड सारांश और आखिर में इन सबको टोटल वमन योगों के मैक्रो कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, कृतवेधन के सिद्धांत। आखिर ये द्रव्य है क्या और इसके गुण क्या हैं? अब देखिए, एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? सिनोनिम्स। कृतवेधन का सटीक शास्त्रीय परिचय बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। इसके पर्यायी नाम बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि क्ष्वेड, कोशाकी और मृदंग फल। इन्हें तो बस कंठस्थ कर लीजिए। और अगर इसके गुणों की बात करें तो ये अत्यंत कटु, तीक्ष्ण और उष्ण होता है। आयुर्वेद में जब हम कहते हैं कि कोई औषधि तीक्ष्ण और उष्ण है, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि वह शरीर के सबसे गहरे और जिद्दी दोषों को जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। एकदम पावरफुल वमन द्रव्य। और यही कटु तीक्ष्ण गुण इसके क्लिनिकल उपयोग को इतना स्पेशल बनाते हैं। यहाँ जो बीमारियां बताई गई है ना, ये कोई आम व्याधियां नहीं हैं। कुष्ठ, पांडु, प्लीहा वृद्धि, शोथ, गुल्म और गर्विश, ये सब ऐसी गंभीर और डीप सीटेड व्याधियां हैं जहां दोष अत्यधिक बलवान होते हैं। एग्जाम में अक्सर केस बेस्ड सवाल आते हैं, जैसे गर्विश या गुल्म में कौन सा वमन द्रव्य बेस्ट है। वहां दिमाग तुरंत कृतवेधन पर जाना चाहिए। इन सभी व्याधियों की लिस्ट को इसी क्रम में याद रखना बहुत जरूरी है। इन ओरिजिनल श्लोकों को ध्यान से देखिए, जो हमारे इस पूरे डिस्कशन का प्रामाणिक बेस है। यहाँ अत्यर्थ कटु तीक्ष्ण उष्णम शब्द एकदम साफ दिखाई दे रहा है, जो अभी हमने इसके गुणों के बारे में डिस्कस किया। साथ ही कुष्ठ, पांडु, आम्य, प्लीहा, शोफ, गुल्म और गर्विश का क्लियर मेंशन इन पंक्तियों में मौजूद है। मूल ग्रंथों के इन शब्दों को इस तरह विजुअलाइज करने से फैक्ट्स दिमाग में हमेशा के लिए छप जाते हैं। इसी हिस्से में दूध और सुरा के प्रारंभिक योगों का भी वर्णन शुरू होता है, जिसे हम आगे डिकोड करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके मेजर फॉर्मुलेशंस यानी प्रमुख औषधीय योगों को। इस अध्याय में सबसे पहले दूध और सुरा यानी मध्य के साथ बनाए गए योगों का जिक्र आता है। अब यहाँ इन नंबर्स पर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में यहीं से ट्रिक क्वेश्चंस बनते हैं। कृतवेधन के दूध के साथ एग्जैक्टली 4 योग बताए गए हैं, 4, और सुरा के साथ सिर्फ 1। ये छोटा सा स्पष्ट वर्गीकरण दिमाग में सेट कर लीजिए। आगे चलकर जब हम टोटल 60 योगों की गणना करेंगे तो ये बहुत काम आएगा। अब ये वाला जो कंपैरिजन है ना, ये सच में काफी इंटरेस्टिंग है। कृतवेधन कल्प में कषाय यानी काढ़े के योगों की संख्या सबसे ज्यादा है, पूरे 22। और वहीं पिच्छा यानी जो थोड़े लुआबदार या स्लाइम बेस्ड द्रव्यों के साथ योग बनते हैं, जैसे शालमली आदि का उपयोग करके, उनके सिर्फ 10 योग बताए गए हैं। तो कषाय के 22 और पिच्छा के 10, ये संख्यात्मक अंतर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए एकदम परफेक्ट मटेरियल है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, स्पेशलिटी प्रिपरेशंस यानी विशिष्ट परिस्थितियों के लिए विशेष औषधीय निर्माण। इन स्पेशल योगों को आसानी से याद रखने के लिए हम इन्हें 2 ग्रुप्स में बांट देते हैं। पहले ग्रुप में आती हैं वर्ती यानी बत्ती या पिल्स, जिसके 6 योग हैं, और अवलेह यानी चाटने योग्य पेस्ट, जिसके 8 योग हैं। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, जो थोड़ा विशिष्ट है। इसमें विशेष एकल योग और मांसाहारी योग शामिल हैं। मांस रस के साथ पूरे 7 योग बताए गए हैं, जिनमें खासकर अनु प्राणियों के मांस का उपयोग होता है। इसके अलावा पूरे चैप्टर में सिर्फ 1 घृत यानी घी का योग है और सिर्फ 1 इक्षुरस यानी गन्ने के रस का योग है। बाय द वे, इक्षुरस का ये जो 1 योग है, ये विशेष रूप से कास रोग यानी खांसी के लिए निर्दिष्ट है। इस ओरिजिनल टेक्स्ट में इन सभी स्पेशल योगों के बनाने का तरीका बहुत ही डिटेल में समझाया गया है।
यहाँ स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है कि कैसे मदन फल के साथ कृतवेधन का उपयोग करके वर्ती और घृत सिद्ध किया जा रहा है। और मांस रस वाले योगों में आनुप प्राणियों के मांस का जो जिक्र है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सीधा रेफरेंस इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे आचार्यों ने प्रत्येक योग का निर्माण कितनी सूक्ष्मता और वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया था। अब आते हैं इस पूरे चैप्टर के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, 60 योगों का सारांश। अगर कृतवेधन कल्प से आपको सिर्फ एक ही अंक याद रखना हो ना, तो वो है 60। ये वो जादुई संख्या है जो हर फाइनल ईयर के विद्यार्थी की जुबान पर होनी चाहिए। इस पूरे अध्याय में कृतवेधन के कुल 60 वमन योगों का वर्णन किया गया है। एग्जाम से एक रात पहले रिवीजन के लिए ये पूरा का पूरा टेबल लिटरली एक ब्रह्मास्त्र है। चलिए एक बार मिलकर इसे रिकाउंट करते हैं। दूध के हुए 4, सुरा का 1, क्वाथ या कषाय के सबसे ज्यादा 22, पिच्छा के 10, घृत का इकलौता 1, वर्ती के 6, अवलेह के 8, मांस रस के 7 और इक्षुरस का 1। अब अगर इन 9 कैटेगरीज को जोड़ें तो ग्रैंड टोटल निकल कर आता है बिल्कुल सही, एग्जैक्टली 60। इन 60 प्रिपरेशंस का ये डिस्ट्रीब्यूशन दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये स्ट्रक्चर हमने आज अपनी सुविधा के लिए बना लिया है। ये देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट की ये ओरिजिनल समरी टेबल। कृतवेधन कल्पबोधक सारणी के रूप में ये टेबल इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि आयुर्वेद संहिताओं का ज्ञान और उनका कैटेगराइजेशन कितना सुव्यवस्थित और मैथमेटिकली फ्लॉलेस था। चलिए अब इस चैप्टर को एक थोड़े बड़े मैक्रो लेवल पर देखते हैं, टोटल वुमेन योग कॉन्टेक्स्ट। ये आखिरी टेबल पूरे कल्पस्थान के शुरुआती 6 अध्यायों का एक महासारांश है। इसमें कुल 355 वमन योग बताए गए हैं। मदन फल के सबसे ज्यादा 133 योग हैं, जीमूत के 39, इक्ष्वाकु के 45, धामारगव के 60, वत्सक के 18 और अंत में हमारे कृतवेधन के भी धामारगव के बराबर ही यानी एग्जैक्टली 60 योग हैं। ये कंपैरिजन चार्ट दिमाग में सेट होना चाहिए ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे। तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न सामने आता है। जब हमारे पास 6 अध्यायों में कुल 355 वमन योग अवेलेबल हैं, तो एक वैद्य को कैसे पता चलेगा कि रोगी के लिए कृतवेधन के इन 60 अत्यंत तीक्ष्ण योगों में से ही किसी एक का चुनाव करना एकदम परफेक्ट रहेगा? वो क्या क्लिनिकल साइंस होंगे, व्याधि की गहराई होगी या दोषों का बल? इसी सवाल के जवाब में ही तो एक सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक की असली कुशलता छिपी होती है। इस विषय पर जरूर मनन कीजिएगा। ज्ञान का ये प्रामाणिक विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।